हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम पढ़ रहे थे क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 6 जिसका नाम है स्थल मंडल, स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। इससे हमने स्थल मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है ना। स्थल मंडल और स्थल एक ही चीज़ है ना। अब हम आगे देखते हैं शैल या चट्टान किस प्रकार होते हैं या किसे कहते हैं। तो देखिए, शैल या चट्टान धरातल की रचना करने वाले सभी पदार्थ शैल कहलाते हैं। जो धरातल है हमारा पृथ्वी, इसकी रचना करने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? शैल कहलाते हैं। अर्थात जिन पदार्थों से भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है उन्हें शैल या चट्टान कहते हैं। तो क्या होगा इसकी परिभाषा? जिन पदार्थों से भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है उन्हें शैल या चट्टान कहते हैं। इसमें ग्रेनाइट की तरह कठोर तथा मिट्टी की तरह मुलायम तथा सभी प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं। ये शैलें एक या अनेक खनिजों के मिश्रण से बनी है। निर्माण के आधार पर शैलों के तीन प्रकार हैं। देखिए, शैल तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है आग्नेय शैल, दूसरी अवसादी शैल और तीसरी कायांतरित शैल। सबसे पहले हम जानते हैं आग्नेय शैल के बारे में। ये शैलें भूपृष्ठ की प्रारंभिक शैलें हैं। इन्हें प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आग्नेय शैल हैं ये भूपृष्ठ की प्रारंभिक शैलें और इन्हें और क्या बोलते हैं? प्राथमिक शैलें भी बोलते हैं। ये शैलें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले पदार्थों के ठंडे होने से बनी हैं। भूपृष्ठ के नीचे अति गर्म पिघला पदार्थ भूपर्पट्टी में अथवा उसके ऊपर ठंडा होकर कठोर हो जाता है, उसे आग्नेय शैल कहते हैं। यही गर्म पिघला पदार्थ भूपर्पट्टी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है तो उससे ग्रेनाइट नामक आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में होता है। कभी कभी गर्म पिघला पदार्थ किसी छिद्र या दरार से बाहर निकलकर भूपृष्ठ पर फैलता है तो वह बहुत जल्दी ठंडा होकर कठोर हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को बेसाल्ट कहते हैं। यह शैल गहरे काले रंग की, कठोर तथा भारी होती है। सड़क बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, ग्रेनाइट चट्टानें हमें दिखाई गई हैं। ये आंतरिक है, फिर ये लावा प्रवाह होता है, यह बाह्य आग्नेय और ये आग्नेय चट्टान, ये ज्वालामुखी है ना। अब दूसरा आता है अवसादी शैल। तो ये जल वायु एवं हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों के छोटे छोटे कण, जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तल एवं हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों के क्या है? देखिए, अवसादी शैलें जल वायु एवं हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों के छोटे छोटे कण, जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में जमा होते जाते हैं। इस प्रकार जमा हुए पदार्थ को अवसाद कहा जाता है। यह अवसाद की परतें गर्मी तथा दबाव के कारण कठोर हो जाती हैं तो उन्हें अवसादी या परतदार शैल कहा जाता है। इसके निर्माण में जल की प्रमुख भूमिका होने से इसे जलज चट्टान भी कहते हैं। बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी, कोयला आदि इसके उदाहरण हैं। इनमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपरी धरातल का लगभग 80% भाग अवसादी चट्टानों से ढका है। फिर तीसरा आता है हमारे पास कायांतरित शैलें। जब आग्नेय तथा अवसादी शैलों के रूप, रंग और गुण में आंतरिक ताप तथा दाब के कारण पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जब आग्नेय तथा अवसादी शैलों के रूप, रंग और गुण में आंतरिक ताप तथा दबाव के कारण पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है तो उसे कायांतरित या परिवर्तित शैलें कहा जाता है। चूने के पत्थर से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, चिकनी मिट्टी से स्लेट तथा कोयले से ग्रेफाइट और हीरा बनते हैं। ये शैलें अधिक कठोर तथा रवेदार होती हैं। देखिए, ऊपर हमको ग्रेनाइट चट्टान बताई गई है, फिर ये अवसादी शैलें हैं और ये होती हैं कायांतरित शैलें। ठीक है, अब हम देखते हैं स्थलाकृतियों के प्रकार। तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। पृथ्वी का धरातल सब जगह एक समान नहीं है। स्थलाकृतियों के आकार तथा बनावट में भिन्नता पाई जाती है। समय समय पर इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। निर्माण प्रक्रिया तथा विशिष्ट लक्षणों के आधार पर स्थलाकृतियों के तीन मुख्य वर्गों में रखा जाता है। पहला होता है पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। पर्वत देखिए किसे बोलते हैं? धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा हो, अर्थात समुद्र तल से 1000 मीटर या इससे अधिक ऊंचा हो तो वह पर्वत कहलाता है। पर्वत का शीर्ष भाग कम चौड़ा, चोटीनुमा तथा इसका ढाल तीव्र होता है। पृथ्वी के संपूर्ण स्थलीय भाग के लगभग 20% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। पर्वतों के कई प्रकार होते हैं, जैसे ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत आदि। पर्वतों से हमें कई लाभ होते हैं। ये नदियों के उद्गम स्थल होते हैं, जलवायु पर प्रभाव डालते हैं तथा इसमें खनिज पदार्थ भी प्राप्त होते हैं।
अब देखिए हम देखते हैं पठार। तो धरातल का वह भाग जो ऊंचा, विस्तृत एवं ऊपर से मेज की भांति सपाट हो तथा जो समुद्र से लगभग 600 मीटर या उससे अधिक ऊंचा हो, पठार कहलाता है। पठार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार आदि। पठारों से हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। कई पठार बहुत उपजाऊ होते हैं। फिर तीसरा देखिए मैदान। धरातल का समतल, चौरस, कम ऊंचाई वाला भाग मैदान कहलाता है। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से अधिकतम 350 मीटर होती है। मैदान भी कई प्रकार के होते हैं। मैदान मानव निवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है, क्योंकि मैदान ही उसकी भोजन, वस्त्र, मकान और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म मैदानी भूभाग में हुआ। मैदानों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। पृथ्वी के ये सभी सबसे विकसित भाग हैं। अब देखिए भू संचलन की क्रियाएं। हम जान चुके हैं कि पृथ्वी का धरातल सर्वत्र एक समान नहीं है। कहीं पर समतल मैदान है तो कहीं पर्वत या पठार। इनकी रचना परिवर्तनकारी शक्तियों द्वारा होती है। पृथ्वी के आंतरिक तथा बाह्य भाग में कार्यरत शक्तियां लगातार धरातल में परिवर्तन करती हैं। इन्हें ही भू संचलन की क्रियाएं भी कहा जाता है। आंतरिक अर्थात भूगर्भिक शक्तियों से दो प्रकार की गतियां उत्पन्न होती हैं, क्षैतिज तथा लंबवत। इन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है, दीर्घकालिक या मंद भू संचलन। दूसरा होता है आकस्मिक या तीव्र भू संचलन। तो पहला देखिए दीर्घकालिक, जो बहुत लंबे समय तक चलता है और धीरे धीरे चलता है, उसे बोलते हैं दीर्घकालिक या मंद भू संचलन। ठीक है, तो देखिए दीर्घकालिक भू संचलन का अत्यंत मंद गति से होता है। इसमें महाद्वीपीय एवं पर्वत निर्माणकारी भू संचलन गतियां सम्मिलित हैं। महाद्वीपीय निर्माणकारी भू संचलन विशाल भाग पर देखा जाता है। ये गतियां लंबवत दिशा में कार्यरत होती हैं, जिससे भूपटल के ऊपर उठने तथा नीचे धंसने की क्रियाएं होती हैं। इससे पृथ्वी पर महाद्वीप, पठार तथा मैदानों की रचना होती है। इसके विपरीत पर्वत निर्माणकारी संचलन में क्षैतिज शक्ति कार्यरत होती है। इससे धरातल में तनाव या दबाव उत्पन्न होता है और सैलों के मुड़ने या टूटने की क्रियाएं होती हैं। इनका प्रभाव सीमित क्षेत्रों में होता है। पर्वतों का निर्माण इस क्रिया से होता है। पर्वत का निर्माण का वलन तथा भ्रंशन दो रूपों में होता है। ठीक है, ये देखिए बताया गया हमें संपीड़न और यहाँ अपनति या अभिनति। अब देखिए वलन क्या होता है। पर्वत का निर्माण किस क्रिया में, दो प्रकार की क्रिया में होते हैं। कौन कौन से, वलन तथा भ्रंशन। तो पहले हम जानते हैं वलन। पृथ्वी के अंतर क्षैतिज भू संचलन द्वारा सैलों में लहरनुमा आड़े तिरछे मोड़ पड़ जाते हैं, जिससे इस तरह के मोड़ों को वलन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए तनाव बल, ये भ्रंश घाटी दिख रही है हमको। इसमें सैल स्तरों के कुछ भाग मुड़कर ऊपर उड़ जाते हैं तो कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाते हैं। अब दूसरा देखिए भ्रंशन। तो क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण सैलों के अलग होने की प्रक्रिया को भ्रंशन कहते हैं। इसमें भूपृष्ठ का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाता है। भ्रंश घाटी या खंड पर्वत इसके प्रमुख उदाहरण है। अब दूसरा देखिए, पहला हमने क्या देखा, मंद संचलन है ना। अब अगला है आकस्मिक भू संचलन या आकस्मिक संचलन या तीव्र संचलन। तो कभी कभी अंतर्जात बलों के कारण भूपटल पर आकस्मिक धरातलीय परिवर्तन के साथ साथ विनाशकारी घटनाएं भी हो जाती हैं। ये घटनाएं आकस्मिक संचलन कहलाती हैं। ये प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, जैसे कि पहला कौन सा हो गया, ज्वालामुखी, और दूसरा हो गया भूकंप। तो देखिए ज्वालामुखी के बारे में हम जानते हैं। पृथ्वी तल पर होने वाली आकस्मिक प्राकृतिक घटनाओं में ज्वालामुखी प्रमुख है। ज्वालामुखी भूपटल पर एक गोल छिद्र या दरार वाला खुला भाग होता है। इससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैसें, तरल मैग्मा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख, धुआं निकलता है। जिससे छिद्र से उपयुक्त पदार्थ निकलते हैं, उसे ज्वालामुख या क्रेटर कहते हैं और सारी प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। ये देखिए हमको ये ज्वालामुखी बताया गया है। ये देखिए ये पृथ्वी के नीचे का भाग है और ये यहाँ से ज्वालामुखी का यहाँ से मुंह खुला हुआ है ना, ये छिद्र है और यहाँ से ये वाष्प निकल रहा है। ये ज्वालामुखी शंकु है, ये ज्वालामुखी नली और ये यहाँ से तप्त मैग्मा चट्टान से निकल रही है ना।
आगे देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है। इस गर्मी के 3 कारण बताए जाते हैं। पहला, पृथ्वी के बनने के समय से ही आंतरिक भाग गर्म है। दूसरा, पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी खनिज पदार्थों के टूटते रहने के कारण गर्मी बढ़ती रहती है। तीसरा, पृथ्वी की बाहरी परतों के दबाव के कारण भी आंतरिक भाग गर्म है। वैज्ञानिकों के अनुसार भूपर्पटी अनेक टुकड़ों में विभाजित है। इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। आंतरिक गर्मी के कारण ये प्लेटें खिसकती रहती हैं। पृथ्वी पर ज्वालामुखी एवं भूकंप होने का कारण इन प्लेटों का खिसकना है। प्लेटों के खिसकने से भूपटल कमजोर हो जाता है और पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, चट्टानों के टुकड़े, राख आदि पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। इन्हें हम ज्वालामुखी के उद्गार कहते हैं। अब देखिए, ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी का उद्भेदन नियमित रूप से नहीं होता, कभी होता है, कभी नहीं होता, इसलिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी, फिर दूसरा है अर्धसक्रिय या प्रसुप्त, और तीसरा था विषुप्त या शांत ज्वालामुखी। तो पहले हम जानते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। जिन ज्वालामुखी उसमें एक बार उद्भेदन होने के बाद निरंतर समय समय पर उद्भेदन होते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इटली के एटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इसके उदाहरण। फिर दूसरा देखिए, अर्धसक्रिय प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये वे ज्वालामुखी हैं जिनमें कई बार उद्भेदन के बाद उद्भेदन की समस्त क्रियाएं कुछ समय के लिए बंद हो जाती हैं, किंतु अकस्मात पुनः उद्भेदन हो जाता है। इन्हें अर्धसक्रिय या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी इसका उदाहरण। फिर आता है विषुप्त या शांत ज्वालामुखी। तो जिन ज्वालामुखियों में एक बार उद्भेदन होने के बाद लंबे समय तक उद्भेदन नहीं होता तथा पुनः उद्भेदन की संभावना भी नहीं होती, ऐसे ज्वालामुखी विषुप्त या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत इसका उदाहरण है। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भागों तथा महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इससे पेटी को अग्नि वलय कहा जाता है। अब देखिए, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। ज्वालामुखी से विभिन्न स्थलाकृतियों की रचना होती है, जैसे मैदान, पठार, पर्वत आदि। इनसे हमें बहुमूल्य खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। ज्वालामुखी से निकला लावा चारों ओर फैलकर कालांतर में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है। शांत ज्वालामुखी के मुख से में वर्षा का जल भरने से झीलों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से कई लाभ के साथ साथ कई हानियां भी होती हैं। ज्वालामुखी उद्गार से मानव, जीव जंतु, वनस्पति, कृषि क्षेत्र, मानव आवास एवं बड़े बड़े नगर, गांव जलकर राख हो जाते हैं, दबकर ध्वस्त हो जाते हैं। फिर देखते हैं हम अगला, भूकंप। भूकंप शब्द 2 शब्दों से बने हैं, भू तथा कंप, जिसका सामान्य अर्थ धरती, पृथ्वी का कंपन है। जिस तरह किसी शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर गोलाकार लहरें केंद्र के चारों ओर प्रवाहित होती हैं, उसी तरह भूगर्भ उद्गम केंद्र गड़बड़ी वाले स्थान से भूकंप लहरें चारों ओर फैलती हैं। भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उसे भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जहां भूकंप की लहरों का अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप आने के कारण पृथ्वी के अंदर कभी कभी अचानक हलचल होती है तो भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण भी भूकंप आते हैं। कभी कभी भूगर्भ के अंदर बनने वाली गैसों एवं जलवाष्प कमजोर भूपटल को तोड़कर ऊपर निकलती हैं या ऊपर निकलने की कोशिश करती हैं, जिससे भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी के समान ही भूकंप भी प्रशांत महासागर के तटीय भागों में अधिक मात्रा में आते हैं। जापान में भूकंप बहुत आते हैं। भारत में हिमालय का पर्वतीय प्रदेश भूकंप का मुख्य क्षेत्र है। अब देखिए, भूकंप से हमें कई लाभ होते हैं। इससे कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर आती है, नवीन भू आकारों का निर्माण होता है, इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। इनसे नीचे हो जाने वाले भू भाग पर झीलों का निर्माण हो जाता है। फिर भूकंप से कई हानियां भी होती हैं। इससे जनधन की हानि होती है, मनुष्य पशु मर जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं, रेलें सड़कें टूट जाती हैं, कारखाने नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, नदियों के मार्ग अवरुद्ध होने से भयंकर बाढ़ जाती है, समुद्र में बहुत ऊंची विनाशकारी लहरें उठती हैं, भूखंडों में दरारें पड़ जाती हैं तथा कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने आज इस पाठ में ज्वालामुखी, स्थलमंडल, स्थलाकृतियाँ, शैल, चट्टान, भूकंप आदि के बारे में जाना। आप इसको एक बार और पढ़िए और इसको समझिए। ठीक है, धन्यवाद। हम इसके अगले वीडियो में इसका अभ्यास प्रश्न कराते हैं। अभ्यास प्रश्न में हल कराने के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। धन्यवाद।